नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। खास खबर में बात होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की, क्योंकि अब किस तरीके से बीजेपी आने वाले चुनाव को लेकर रणनीति के तहत आगे बढ़ेगी, क्योंकि सबसे पहले गुजरात का चुनाव है और इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जो इज्जत है वो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि दोनों ही इस ही राज्य से आते हैं। और अब किस तरीके से, क्योंकि इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है, उसके बाद 2019 का चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें 350 सीटें से ज्यादा जीतने का लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है और इसी को लेकर लगातार कवायद में दौरे पर दौरा करते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक लेके आया जाए ताकि उसका फायदा जो है वो 2019 में मिल सके। इन सभी चीजों की कवायद करने की कोशिश में है और राष्ट्र निर्माण एक सबसे बड़ी बात कहते हुए बीजेपी जो है वो आज नजर आई है। उन्होंने कहा है कि हम राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सत्ता में आना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन राष्ट्र का निर्माण हो, स्वच्छ छवि देश की नजर आए, भ्रष्टाचार मुक्त हो, काला धन भी है जो वो जल्द से जल्द देश में आ जाए, इसकी कोशिशों में बीजेपी लगी हुई है। तो वहीं बात अगर गुजरात चुनाव की करें तो वहां पर राहुल गांधी जो है वो अब मोदी के गढ़ के अंदर हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी ने कहा कि गरीबों का किसी भी कीमत पर देश की सरकार को ध्यान नहीं है। प्रधानमंत्री का ध्यान और फोकस जो है वो कुछ चंद इंडस्ट्रियलिस्ट के ऊपर है और गरीब जो है वो त्राहिमाम कर रहा है। जिस तरीके से लगातार छोटे और मंझोले बिजनेस के ऊपर फर्क पड़ा है, चाहे नोटबंदी का मसला हो, चाहे जीएसटी का मसला हो, उससे जो है हमारी व्यापारिक जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया है। तो इन सारे मुद्दों को लेकर राहुल गांधी जो हैं वो डंगा पीटते हुए नजर आ रहे हैं गुजरात में, और गुजरात में किस तरीके से सत्ता तक पहुंचा जाए इसकी कवायद के अंदर वो दौरे पर है। तो आज हम इसी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर आने वाला चुनाव जो है उसमें किस तरीके की सियासत, किस तरीके की राजनीति जो है वो देखने को मिलेगी। तो हम इसको समझने की कोशिश करें, लेकिन उससे पहले जरा समझें कि क्या कुछ ये पूरा मसला है एक रिपोर्ट के माध्यम से। दिल्ली में आयोजित बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में मिशन 2019 को न्यू इंडिया विजन के जरिए पाने के प्लेटफॉर्म पर चर्चा हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि गरीबी मिटाने और युवाओं को रोजगार दिलाने पर खासा जोर रहेगा। यानी साफ है कि बीजेपी का अगला एजेंडा गरीब और युवाओं को साधने पर फोकस रहेगा। अपने संबोधन में अमित शाह ने कांग्रेस को राजनीतिक वंशवाद की जननी बताया और राहुल गांधी पर सीधा हमला बोला। प्रधानमंत्री ने जो सपना हमारे देश को दिया है वो न्यू इंडिया का है। 2022 में हमारे स्वतंत्रता के 75 साल पूरे हो रहे हैं और इसलिए 125 करोड़ भारतवासियों के साथ कार्य करने में यह संकल्प किया गया है कि न्यू इंडिया बनाने का जो हमारा सपना है उसके लिए हमको कठोर परिश्रम करने हैं और उसको हमको पूरा करना है। अब इस न्यू इंडिया को बनाने के इस सपने को हमें कोई रोक नहीं सकता है। भाजपा नेताओं ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार जनता में करें। इसमें सरकार की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक सफलता, बुलेट ट्रेन की उपलब्धि, उज्ज्वला योजना, किसानों के हित में मोदी सरकार की ओर से किए गए कार्यों को आम जन तक पहुंचाने के लिए कहा गया। श्री अमित शाह जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि ये नए भारत का सपना देश के 125 करोड़ लोगों का सपना है। देश का हर नागरिक चाहता है कि भारत गंदगी से मुक्त हो, भारत गरीबी से मुक्त हो, भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो, भारत आतंकवाद से मुक्त हो, भारत जातिवाद से मुक्त हो। भाजपा ने ये भी दावा किया कि 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंच जाएगी। उधर अमेरिका दौरे से लौटने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात के सौराष्ट्र में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन कर राहुल ने अपनी यात्रा का शुभारंभ किया।
राहुल यहां कई शहरों में रोड शो करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों पर जमकर हमला बोला। इन नीतियों को उन्होंने आम जन विरोधी बताया। पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी की सरकार ने 1 लाख युवाओं को रोजगार दिलवाया। अब देखिए, हर रोज 30,000 युवा, नए युवा रोजगार ढूंढने के लिए निकलते हैं। हिंदुस्तान की सरकार उसमें से सिर्फ 400 लोगों को रोजगार देती है। राहुल ने नोटबंदी और जीएसटी को अमीरों के हित में बताया। गुजरात में इसी साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं, जो दोनों ही पार्टियों के लिए अहम हैं। साथ ही जिन राज्यों में आगे आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होंगे, वहां सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मोड पर डालने की पूरी कोशिश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। तो समझने की आपने कोशिश की होगी कि किस तरीके की स्थिति और किस तरीके की रणनीति के साथ दोनों जो बड़ी पार्टियां हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, किस तरीके से चुनाव के लिए कोशिशों में जुटी हुई, किस रणनीति पर काम कर रही है, तय आप लोगों को करना है। लेकिन क्या कुछ आने वाले समय में सियासत में देखने को मिलेगा, आज का मुद्दा हमारा यही है। और हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ रहा है। तारुफ करा देता हूं, बीजेपी से मुकेश चेलावत साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से सुरेश चौधरी साहब हमारे साथ हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से डीके छंगानी साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले चेलावत साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगा। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है दिल्ली में और कई एजेंडों पर चर्चा हुई है और किस तरीके से और किस रणनीति पर आगे के चुनाव में आगे पार्टी चलेगी, सत्ता और संगठन का किस तरीके से समन्वय होना चाहिए, जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं वो किस तरीके से क्रियान्वित उनका किया जा सके ताकि जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति उस तक भी लाभ पहुंचे। इन सारी चीजों को लेकर कवायद जो है वो की जा रही है। और क्या लगता है आपको, शाइनिंग इंडिया के बाद अब एक न्यू इंडिया का इसके अंदर एक नारा दिया गया है। शाइनिंग इंडिया ने तो बीजेपी का बेड़ा गर्क कर दिया था। क्या लगता है न्यू इंडिया के इस नारे के साथ 350 प्लस का जो मिशन लेकर अमित शाह और मोदी साहब चल रहे हैं, क्या लगता है आप आएंगे? नहीं, कुल मिला के ये है कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है वो नया नहीं है। हर 3 माह में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित होती रही है जी। राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के 10 दिन के अंदर अंदर प्रदेश कार्य समिति की बैठक होती है जी, और प्रदेश कार्य समिति के बाद में 10 दिन के अंदर जिला स्तर की हमारी जिला कार्य समितियां होती है जी, और उसके बाद में मंडल स्तर की कार्य समिति होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ नया हुआ है, लेकिन अंतर और कार्य समितियों में, आज की कार्य समिति में अंतर इतना सा है कि जो पिछले 1 वर्ष से हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो शताब्दी वर्ष मना रहे थे, उस शताब्दी वर्ष का आज समापन समारोह था। आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्म दिवस है और इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्य समिति को थोड़ा सा बड़ा रूप दिया। इनमें विधायक और सांसदों को भी बुलाया, इसके अलावा अन्यथा कुछ भी नहीं है। और उसी पर अनुरूप ये राष्ट्रीय कार्य समिति का थोड़ा बड़ा रूप रहा है। और आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जो शताब्दी वर्ष चल रहा था, वो शताब्दी वर्ष का समापन समारोह आज हुआ है। तो इसलिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठकें पहले भी आयोजित होती रही है, हर 3 माह में आयोजित होती है। और उसी क्रम में ये 3 माह पूर्व हुई थी और उसके बाद में ये 3रे माह में वापस आज राष्ट्रीय कार्य समिति आयोजित हुई है। रहा सवाल चुनावी तैयारियों का, भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 वर्ष से सभी प्रदेशों के अंदर बूथ विस्तार योजना के माध्यम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने के माध्यम से चुनावी मोड में चल रही है। इसलिए ऐसा नया कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 वर्ष से सतत आम जनता और आम मतदाता के घर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जी। इसलिए अभी कोई नया कुछ नहीं हुआ। पिछले 1 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी चुनावी तैयारी में है और ये इसमें और बढ़ोतरी होती जाएगी।
चुनावी गतिविधियों, संगठनात्मक गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और सरकार और राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जनता तक ले जाने का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरा प्रयास करेगा। चलिए चौधरी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, चलावत साहब जो हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई बड़ा कोई मामला नहीं है, ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, राष्ट्रीय कार्य समिति होना कोई बड़ी बात नहीं है, केवल दीनदयाल जी का आज उनका जन्मदिन है और इसीलिए आज उनके जो उसको लेकर आज समापन समारोह के तौर पर इसको बड़ा किया गया है, सांसदों और विधायकों को बुलाया गया है, बस बाकी ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है आपको, लगातार चलावत साहब ने अभी ये भी कहा कि भाई लगातार ये तो एक प्रक्रिया है और चुनावी मोड में तो बीजेपी हमेशा रहती ही है, लगातार आप लोग भी इसी बात को जो है उठाते रहे कि बीजेपी जो है या बीजेपी सत्ता में आने के बाद से केवल चुनाव के आधारित ही काम करती हुई नजर आ रही है, इस तरीके के आपने आरोप लगाए। अब अगर बीजेपी लगातार अगर चुनाव के हिसाब से ही सारा प्रोपेगेंडा कर रही है या उसमें जाने की कोशिश के हिसाब से काम कर रही है, तो कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है, कांग्रेस को इसमें परेशानी क्या है, क्योंकि कांग्रेस लगातार इस मामले को उठाती रही है। चौधरी साहब। आवाज नहीं आ रही, चौधरी जी को ऑडियो नहीं मिला है। हेलो चौधरी साहब, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो जी चौधरी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, लगता है चौधरी साहब तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। चलो साहब, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा मैं, क्या लगता है लगातार बीजेपी के ऊपर जो कांग्रेस है, राहुल गांधी जो हैं वो लगातार आरोप लगाते रहे कि रोजगार देने में विफल रही है बीजेपी, वहीं जिस तरीके से गरीबी का नारा जो लेकर आई थी कांग्रेस लेके आई थी, लेकिन इस नारे को अडॉप्ट बीजेपी ने किया और गरीबी हटाने की बात की, भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात की, काला धन लाने की बात करी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया है। गरीबों के हित की बात जरूर बीजेपी करती है, लेकिन गरीबों के हित के लिए कोई काम नहीं किया है, केवल चंद इंडस्ट्रियलिस्ट कि उन्होंने लिस्ट दी है और उन्हीं लोगों के जो वेल विशिंग के लिए जो है वो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। दुर्गेश जी, मैं आपको एक बार बताऊंगा कि पिछले 10 वर्षों में, 3 वर्षों से पूर्व पिछले 10 वर्षों में लगातार यूपीए की गवर्नमेंट रही है जी, और यूपीए की गवर्नमेंट के समय कांग्रेस के युवराज राहुल जी स्वयं ही प्रधानमंत्री को अपना आप में सुपरसीड करते थे और किसानों की, मजदूरों की या व्यापारियों की जो दुर्दशा कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट में हुई है उससे जनता भली भांति परिचित है जी, और उसी का परिणाम है कि देश की जनता ने कांग्रेस को पूरे देश से उखाड़ कर फेंक दिया है। इसलिए राहुल गांधी जी का यह आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगाना, न तो जनता उस आरोप को गंभीरता से लेती है, न कांग्रेस पार्टी गंभीरता से लेती है। मैं तो एक बात कहूंगा कि कांग्रेस तो पहले तो जनता ने लेना बंद किया था, लेकिन अब कांग्रेस के नेता भी राहुल गांधी जी को इतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। राहुल जी को स्वयं को ये पता नहीं रहता है कि मैं क्या आरोप लगा रहा हूं, भ्रष्टाचार की जगह तो बलात्कार और बलात्कार की जगह भ्रष्टाचार बोल जाते हैं। तो जहां तक मेरा कहना है कि राहुल गांधी जी के पास में जब भी वो विदेश की यात्रा से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और उनकी सरकारों के ऊपर अटैक करने के लिए कोई मुद्दे नहीं होते हैं। वो कोई भी जुमले चुनकर और अपने दौरे करते हैं और सरकार के ऊपर प्रहार करने का प्रयास करते हैं और फिर वापस वो विदेश चले जाते हैं। अभी आए, पहले चाइना गए थे, वहां से आए, कुछ दौरे किए, फिर विदेश चले गए, फिर वहां से आए, फिर दौरे किए और अब 3 दिन का गुजरात का दौरा करने के बाद में वो वापस विदेश चले जाएंगे। जहां तक मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी के दौरे से न तो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पे और न भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के विकास के कार्यों के ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के विकास का काम स्वयं बोल रहा है और उसका परिणाम है कि जहां जहां भी चुनाव होते हैं वहां की जनता कांग्रेस के आरोपों का स्वयं जवाब दे देती है। इसलिए राहुल गांधी जी को न कांग्रेस गंभीरता से लेती है, न जनता गंभीरता से लेती है। चलिए चौधरी साहब हमारे साथ हैं, चौधरी साहब से पूछते हैं। चौधरी साहब, चलावत साहब का कहना है कि न तो जनता राहुल गांधी को जो है वो गंभीरता से ले रही है और ना ही कांग्रेस के नेता अब उन्हें गंभीरता से ले रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी?
नहीं, चेलावत साहब जी अगर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से नहीं लेती तो राहुल जी विदेश में बैठे हैं और इनके 5-5 मंत्री आके आपके चैनलों पे बोलना पड़ता है, जिससे सिद्ध होता है कि ये राहुल जी को कितना गंभीरता से ले रहे हैं। जी एक बात का तो जवाब ये है जी। और राहुल जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, वो पिछले 10 साल से टर्म से सांसद हैं, 2 टर्म से। राहुल जी जिस टाइप का काम कर रहे हैं पूरे देश में, पूरे गली गली में घूम घूम के और हमारी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के काले चिट्ठे खोल रहे हैं, तो इनको घबराहट हो रही है। आज इनकी बात आए, ये बात जुमले वाली कांग्रेस नहीं करती है, जुमले वाला काम करने का काम है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। और प्रधानमंत्री जी और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कहते हैं कि चुनावी भाषण तो जुमले हैं। तो चुनाव के अंदर मैनिफेस्टो लेके और जनता के बीच में जो वादा करके जो पार्टी गई थी, जो कमिटमेंट देश की जनता से किया था, उस कमिटमेंट के चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे महंगाई कम करने का मामला हो, जितने भी वादे किए इन्होंने, एक भी वादे पे भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी। चाहे नोटबंदी का मामला हो, चाहे आज जीएसटी का मामला हो, पूरा किसान दुखी, व्यापारी दुखी, मजदूर दुखी, असंगठित मजदूर दुखी, किसान दुखी। आज ये कहते हैं कैशलेस करो। आज अगर जो असंगठित मजदूर है वो पैसा उसको कैश मिलता है, एटीएम से पैसा नहीं मिलता उसको वो कार्ड से पैसा नहीं मिलता। किसान अपना अनाज लेके जाता है, किसान को पैसा कैश मिलता है। तो ये जो बात करने की, हवाई काम करने का और जो वादे करके वादा खिलाफी करने का, मैं आपके चैनल के माध्यम से चेलावत से पूछना चाहता हूं कि मुझे वो एक ऐसी योजना बता दें जिसका इनके प्रधानमंत्री जी ने आके बड़ी देश लेवल की योजना का उद्घाटन किया हो और उसी का वो शिलान्यास करके उसका उद्घाटन किया हो। ऐसा कुछ नहीं है। इनके अब घबराहट हो गई क्योंकि इनकी जो नीयत थी उसका जनता को पता लग गया। इनके जो वादे थे उनकी पोल खुल गई। इनको जो करना था वो कर नहीं पाए, इसलिए घबराहट है। और इनको पता लग जाएगा, गुजरात का चुनाव आ रहा है, अब इनको पता लग जाएगा देश की भोली भाली जनता से जो इन्होंने जो वादे किए थे, जो जुमले गढ़े थे, वो सबकी पोल खुल गई है। चलिए छंगानी साहब, आपकी तरफ आना चाहूंगा। क्या लगता है किसान त्राहिमाम, युवा त्राहिमाम, जिस तरीके से स्थितियां फिलहाल देश में देखने को मिल रही है, छोटे और मंझोले जो हमारे उद्योग धंधे हैं उनके ऊपर भी स्थिति जो है अभी ठीक हो नहीं पाई, क्योंकि जीएसटी को लेकर जिस तरीके की स्थिति है, पहले नोटबंदी की वजह से जो है वो काफी कुछ नुकसान देश की अर्थव्यवस्था को देखना पड़ा। किसान जो है वो आत्महत्या करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की समस्या को लेकर भी एक राय जो है वो बीजेपी की नहीं है। हर स्टेट के हिसाब से वो बात करने की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है, बुलेट ट्रेन ज्यादा जरूरी है, किसान की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाना, उसको स्ट्रेंथन करना ये ज्यादा जरूरी है? क्योंकि कुछ चीजें जो है वो समझना बहुत जरूरी है। सरकार जिस तरीके से काम कर रही है वो कहीं न कहीं संशय की स्थिति पैदा करता हुआ नजर आ रहा है। और उनकी जो एक कहना चाहिए कि जो एक कदम होना चाहिए केंद्र सरकार का, सभी राज्यों को साथ में लेकर चलने की बात जरूर की जाती है, लेकिन कहीं कहीं उसके अंदर विभेद जो है वो देखने को मिलता है। बात अगर हम किसानों के कर्ज माफी की करें तो साफ तौर पर यहां पर सरकार की जो नीति और नीयत में जो है वो कहीं कहीं विभेद की स्थिति है। क्या कहेंगे छंगानी साहब आप? देखिए, मैं इसको इस ढंग से लेना चाहता हूं कि 3 साल के दौरान में जो मोदी जी ने वादे किए थे जी, उन वादों को ये निभा नहीं पाए। और अब 3 साल के बाद में ये लगने लगा है कि लोगों को समझ में आ गया है कि जुमलेबाजी से काम चलने वाला नहीं है। और इसलिए अब जो ये मीटिंगें कर रहे हैं, उनको चुनाव जीतने के लिए जो पहले की प्रिपरेशन होनी चाहिए उससे ज्यादा ये डैमेज कंट्रोल के लिए कर रहे हैं। जितना नुकसान हो रहा है उस नुकसान को होने से कैसे रोका जाए, इसका प्रयत्न उनका है। आप जानते हैं कि आज से 3 साल पहले अगर मोदी के खिलाफ में कोई बोलता था तो 10 आदमी उसके ऊपर में भिड़ पड़ते थे। आज की तारीख में आप बस में, सड़क पे, रेल में कहीं भी बात कीजिए, मोदी के खिलाफ बात करेंगे या नीतियों के खिलाफ बात करेंगे तो 10 आदमी
उस विरोध करने वाले के समर्थन में खड़े हो जाएंगे कि हाँ महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी कम नहीं हुई, लोगों के संकट जो है वो दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। जो कुछ वादे उन्होंने किए थे व्यवहार के अंदर में उन वादों को पूरा नहीं कर पाए। हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से इसको इस ढंग से देखते हैं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये नीतियां उन पूंजीपतियों की नीतियों को लागू करने के लिए आमादा है जिनके द्वारा उनके मुनाफे बढ़ते चले जा रहे हैं। मनमोहन सिंह ने जिन नीतियों को चालू किया था इस देश के अंदर में, उन्हीं नीतियों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने सत्ता में आने के बाद में बरकरार रखा, चालू रखा, बल्कि उनको और आगे बढ़ाया। आप जानते हैं कि मनमोहन सिंह कुछ कारणों से रिफॉर्म्स को आगे नहीं बढ़ा सके। मनमोहन सिंह के जाने के बाद में मोदी जी ने कहा अमेरिका को खुश करने के लिए, वर्ल्ड बैंक को खुश करने के लिए कि हम रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाएंगे, और उस रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाने का मतलब है कि जनता के ऊपर में और ज्यादा मुश्किलें आएंगी। किसानों के ऊपर में जो संकट है उस संकट का समाधान हो नहीं सकता, कारण कि कॉरपोरेट घरानों का दखल अब खेती के क्षेत्र में बढ़ रहा है और वो दिन पर दिन ऐसी कोशिश करेंगे कि किसान एलिमिनेट हो जाए, खत्म हो जाए, और कॉरपोरेट घराना आकर के बड़े पैमाने पर खेती के उद्योग के अंदर में आकर के दखल देना चालू कर दें। ये बड़ी तादाद के अंदर में कृषि के अंदर में कॉरपोरेट पूंजी आकर के घुसाने की जो कोशिश की जा रही है, ये इसी की संवेदना है कि किसानों को उठाई जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दोनों नीतियों के अंदर में कोई खास फर्क नहीं आया है, और इसलिए अगर कल को कांग्रेस भी अगर आ जाएगी जो आज की तारीख के अंदर में नेगेटिव वोट्स के ऊपर में डिपेंड कर रही है, उनको ऐसा लगता है कि अगर लोग भारतीय जनता पार्टी से नाखुश हो जाएंगे तो और कहां जाएंगे, हमको वोट देंगे, और इसलिए वो नेगेटिव वोट के ऊपर में डिपेंड करते हैं। राहुल गांधी क्या कहते हैं उनके कहने के अंदर में और भारतीय जनता पार्टी के कहने के अंदर में नीतिगत कहां फर्क है, इस फर्क को समझने की जरूरत है। उनके नीतियों के अंदर में कोई फर्क मुझे नजर नहीं आता। जिन नीतियों को मनमोहन सिंह लागू कर रहे थे उन्हीं नीतियों को आज भारतीय जनता पार्टी लागू कर रही है, और कल को अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो उसके बाद में क्या फिर से कोई ऐसी नई नीति रखने का कोई तो संकल्प उन्होंने दोहराया नहीं है कि हम कौन सी नई नीति को रखेंगे। बिल्कुल, बेरोजगारी, बेकारी, पूंजीवादी जगत के अंदर में बढ़ना लाजमी है, इसको रोका नहीं जा सकता। करप्शन पूंजीवादी समाज का एक आवश्यक हिस्सा है, बिना करप्शन के पूंजीवाद आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए जब तक ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था रहेगी और जब तक हम समाजवाद की ओर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेंगे तब तक हम नहीं हो सकते। किसानों की हालत न सिर्फ नोटबंदी से बल्कि जीडीएस से बहुत खराब हुई है। मैं ट्रेड के क्षेत्र में काम करने वाला आदमी हूं और हम जानते हैं कि नोटबंदी के बाद में लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में आदमी बेकार हो गए हैं और छोटे छोटे कारखाने जो थे वो सारे बंद हो गए हैं, और उसको कंट्रोल करने में, डेमोस कंट्रोल को करने के अंदर में सरकार को बहुत जोर आ रहा है। एम्प्लॉयमेंट जो है वो वापस पनप नहीं रहा है, और यही कारण है कि देश के अंदर में जीडीपी जो है वो दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इन्हीं नीतियों का अवलंबन करते रहे तो आगे आने वाले दिनों के अंदर में देश की जो जीडीपी और कम होगी, सकल आय जो और ज्यादा घटेगी। बिल्कुल, जब तो तक आप चिंता का विषय है। किसानों को और मजदूरों को उनके हितों के लिए, उनको जीने लायक वेतन देने के लिए और उनके निर्वाह के लिए, उनके उत्पाद का निर्वाह मूल्य देने की नीति को अपनाएंगे नहीं, तब तक ये नीतियां जो है इसी तरह से फैल होती रहेंगी और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए और कोई नए नारे घड़ते रहेंगे और इन नारों से लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं। और नोटबंदी और जीएसटी का जो इम्पैक्ट है वो नजर आ रहा है, कहीं कहीं चिंता का विषय है। शर्मा जी, आपकी तरफ आना चाहूंगा मैं। अभी आपने मुकेश शेलावत साहब को भी सुना, चौधरी साहब को भी सुना, छंगानी साहब को भी सुना, लेकिन क्या लगता है, छंगानी साहब का कहना है कि अब बीजेपी जो है वो डैमेज कंट्रोल कर रही है। जो 3 साल में जिस नीतियों को लेकर वो आई थी उन नीतियों को पूरी तरीके से जो है वो क्रियान्वयन नहीं कर पाई है, और यही कारण है कि एक नेगेटिव छवि जो है वो अब बनने लगी है, एंटी इनकम्बेंसी जो है वो पनपने लगी है। खेती के अंदर कॉर्पोरेट घरानों का आ जाना या जो पूंजीपति जो व्यवस्था है उसका ज्यादा मुखर होकर सामने आना, कहीं कहीं देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े ये सवाल है। क्या लगता है आपको, जिन पॉलिसीज के ऊपर मोदी सरकार चल रही है, क्या लगता है
किस तरीके की स्थितियां और देश में भी देखने को मिली कि क्या केवल डैमेज कंट्रोल करने के लिए बीजेपी या जो जिन पॉलिसीज को लेके आई है उनके लिए भी और वक्त देना पड़ेगा सरकार को? देखिए, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि सारा माहौल इस समय देश का लगभग चुनाव जैसा माहौल हो रहा है। अब आप ये देखिए, अभी गुजरात के चुनाव इसी साल के अंत में है, इसके बाद में हिमाचल के चुनाव है, हिमाचल के बाद में राजस्थान और मध्य प्रदेश और इस तरह से आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वगैरह के इस तरह से 5 राज्यों के और राज्य चुनाव हैं। ये 2018 में होंगे और उसके बाद में मुख्य लोकसभा का चुनाव आ जाएगा। ये पूरा संदर्भ जो अगर ये देखा जाए तो कुल मिलाकर के सभी राजनीतिक दल जो है इस समय फोकस है कि किसी तरह से हम मतलब वापस या तो सत्ता में जो बने हुए हैं वो सत्ता में बने रहें और सत्ता से जो बाहर हैं वो वापस सत्ता की ओर आए। तो इसकी एक रणनीतियां तैयार हो रही है। अब उसमें मुद्दे ये दिए जा रहे हैं कि मौजूदा जो सरकार है केंद्र में उसमें कहां विफलता है, तो उनकी विफलताओं को ध्यान में रखते हुए वो ज्यादा केंद्रित है विपक्षी दल। वहीं अपने जो सत्ता में जो दल हैं वो ये चाह रहे हैं कि मतलब हम किस तरह से हमारी जो घोषणाएं और जो हमने जो अच्छे जो काम किए हैं वो किसी तरह आम जनता तक उसकी पहुंच बने और आम आदमी कार्य करता है। इसके लिए कई मतलब मीटिंगें हैं। इसी दौर के क्रम में ये जो आज की जो बैठक है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती भी है। ऐसी सूरत में यह कि विशेष रूप से ये जो विधायक और एमपी वगैरह की जो मतलब जो है कि पूरा मतलब क्या होता है बीजेपी का एक बड़ा वृहद सम्मेलन जो हो रहा है दिल्ली के अंदर, तो इसमें कहीं न कहीं कहाँ कमजोरियां कहाँ कैसी है, क्योंकि सर ये तो मान के चलिए कि जो भी सत्ता में रहता है उसे एंटी कंबेंसी फैक्टर के लिए तो उसे मतलब क्या कहते हैं जूझना ही पड़ेगा। अब ये भी संभव है कि जो मौजूदा अर्थव्यवस्था की जो स्थितियां हैं, जो चुनौतियां हैं और जो वैश्विक स्तर पे जो बन रही है चुनौतियां, चाहे वो आर्थिक संकट का मामला हो, चाहे जीडीपी का मामला हो, चाहे सीमा पर जो मतलब मामले जो जिस तरह के चल रहे हैं, ये सारी जो चीजें हैं ये सबको केंद्रित करके क्या हमारे पक्ष में है क्या विपक्ष में है, इसको लेकर के रणनीतियां तय हो रही है। चलिए, तो इन्हीं रणनीतियों को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक से लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खास खबर में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से सारी जो सियासी पार्टियां हैं वो चुनावी मोड में आ गई है और चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी चुनाव को देखते हुए चुनाव की रणनीति पे जुटे हुए नजर आ रहे हैं। अभी फिलहाल अगर देखें तो अभी गुजरात के चुनाव हैं और उसके बाद कुछ और राज्यों के चुनाव हैं और 2019 में लोकसभा का चुनाव होगा और उसी को लेकर बीजेपी फोकस्ड है और इसीलिए जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है उसमें भी मुख्य तौर पर उसी मुद्दे के ऊपर कवायद की जा रही है। गांव ढाणी तक कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दी जा रही है कि जो अच्छी योजनाएं हैं उनको किस तरीके से क्रियान्वित की जा सके और उसका लाभ लोगों तक किस तरीके से पहुंचाया जा सके, जनता कैसे जागरूक हो, इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जा सके। तो वहीं अगर विपक्ष की पार्टियों की बात करें, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस का भी यही है कि जो विफलताएं नजर आ रही है उनको सत्ता पक्ष की, उनको किस तरीके से बड़े मुद्दे के तौर पर जनता के सामने जाया जा सके ताकि उन विफलताओं को वोट में तब्दील किया जा सके। तो इसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी समस्याएं देश में हैं, लेकिन पार्टियां जो हैं वो सियासी मुद्दों पर ज्यादा फोकस होती हुई नजर आ रही है और चुनावी मोड में ज्यादा नजर आ रही है, गांव गरीब और किसान को भूल रही है। तो हम उसी चीज को आज समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से मुकेश चिलावत साहब हैं, सुरेश चौधरी साहब कांग्रेस से हैं, कम्युनिस्ट पार्टी से डीके छंगानी साहब हैं और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। चिलावत साहब, आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। क्या लगता है
बात अगर नेतृत्व की करें तो आप लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर कटाक्ष आपकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है और कई बार इस तरीके की स्थितियां बनी हैं, उनके नेतृत्व को लेकर कई तरीके के सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की दृष्टि से देखा जाए तो कांग्रेस लगातार इस बात को मुद्दा बनाती रही कि जो बीजेपी का जो नेतृत्व है उसमें कहीं कहीं तानाशाही नजर आ रही है। जो बीजेपी पार्टी से ऊपर प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जो हैं वो जा खड़े हुए हैं। तो क्या लगता है जिस तरीके की स्थितियां नेतृत्व को लेकर है, क्या लगता है आपको, क्या जिस तरीके से कांग्रेस इस चीज को इंटरप्रिटेट कर रही है, क्या लगता है आपको कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें सच्चाई क्या है तो पिछले 3-4 वर्षों के जो चुनाव परिणाम हुए हैं उन चुनाव परिणामों से आपको लग रहा है कि जहां जहां राहुल गांधी जी गए हैं वहां पे कांग्रेस को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है जी। और गुजरात के अंदर पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। महेश जी जैसा एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे थे, कांग्रेस को गुजरात के अंदर लग रहा था कि हमारा नेतृत्व किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है। आपने इनका जो अघोषित एजेंडा था और उसमें जब कांग्रेस को लगा कि हम अपने आप में गुजरात में सक्षम नहीं तो उन्होंने हार्दिक पटेल को आगे किया था और हार्दिक पटेल से पूरे गुजरात के अंदर आग लगाने का प्रयास किया था। और वो जो इनका हिडन जो एजेंडा था, जो छुपा हुआ एजेंडा था, वो छुपा हुआ एजेंडा आज सामने आया। हार्दिक पटेल राहुल गांधी जी के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हार्दिक पटेल राहुल गांधी जी के आम सभा को सफल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हार्दिक पटेल ही उनकी पूरी जाजम बिछा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो गया कि 2 साल पहले जो गुजरात में जो आग लगाई गई थी, पिछले वर्षों में जो गुजरात जला था हार्दिक पटेल के नेतृत्व में और कई किसी भी वहां पर जो अराजकता की स्थिति पैदा करने का प्रयास किया था, तो ये साफ सोची समझी रणनीति कांग्रेस की थी। और आज वो जो हिडन जो इनका एजेंडा था वो आज जनता के बीच में सामने आ चुका है। जनता समझ रही है कि हार्दिक पटेल किसकी पैदाइश थी। इस पे तो हार्दिक पटेल जरूर जवाब देगी करता था। साहब, एक गुजरात के अंदर आग लगाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है हार्दिक पटेल के माध्यम से। तो मेरा एक कहना है कि जनता अच्छी भली बातें समझती है। एंटी इनकम्बेंसी न गुजरात में है न देश में भारतीय जनता पार्टी से शासित राज्यों में कहीं पर है, न केंद्र सरकार के प्रति। चलिए माना कि इनकम्बेंसी जो है चौधरी जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी बड़े गंभीर लेकिन चिलावत साहब, बड़ा सवाल यह है कि आप अब वंशवाद को मुद्दा बना रहे हैं, गरीबी आप भूल गए, भ्रष्टाचार आप भूल गए, काला धन लाने की बात थी वो आप भूल चुके हैं। क्या लगता है जिस तरीके जिन पॉलिसीज के ऊपर आप लोगों ने काम किया, क्या अब उनको डैमेज कंट्रोल करने के लिए सारी चीजें की जा रही है? और उसी का परिणाम रहा है कि आज कहीं भी कांग्रेस टिकने की स्थिति में नहीं है। भाई साहब तिवारी जी का जैसा इनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी किसानों को समाप्त करके कॉरपोरेट जगत को कृषि के लिए आगे ला रही है। जी। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये तो काम कांग्रेस कर चुकी है रॉबर्ट वाड्रा जी के माध्यम से। उन्होंने किसानों की जमीनों को सस्ते दामों पे खरीदा और उसके बाद में उन्होंने किनको बेचा ये भी दुनिया जान रही है और इनकी जांचें चल रही है। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा नेता या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस प्रकार न कहीं किसानों की जमीनों को सस्ते होने पौने दामों में खरीदा गया है, न कॉर्पोरेट जगत के लोगों को उनको भेंट किया गया है। इस प्रकार का जो ये आरोप लगाना एक आसान बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ना तो कहीं अपने सुरेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। काम कर रही है। सुरेश जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सुरेश जी क्या कहेंगे? जनता के बीच में आरोप लगाए हैं चिलावत साहब ने, क्या कुछ कहेंगे? देखो, मैं चिलावत साहब जी के आरोप का जवाब दे दूं जी। राहुल गांधी जी कितने बड़े दिल के आदमी हैं जी, और इनका कितना बड़ा अहंकार बोल रहा है जी। राहुल गांधी जी ने ठीक कहा है कि हमसे सरकार जब हमने चलाई, हमसे कोई गलतियां हुई, इसलिए सरकार चलाने का मौका जनता ने हमें नहीं दिया। तो एक साइड में राहुल गांधी जी जनता का सम्मान कर रहे हैं, जनता के जनमत का आदर कर रहे हैं और ये अहंकार में बोल रहे हैं। दूसरी बात है रॉबर्ट वड्रा की, इनकी 3.25 साल चलते हो गई। 3.25 साल में इनकी सरकार है, 4 साल से राजस्थान में सरकार है। अगर राहुल वड्रा जी ने एक पॉइंट भी कोई गलती की होती, छोटी सी भी अगर उनकी गलती की होती, तो ये सलाखों के पीछे डालते। इनके कथनी कर्म और इनकी वाणी को हम अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए राहुल वड्रा जी की बात करना, जमीन खरीदना, व्यापार करना, व्यापारिक सिस्टम से करना, सरकारी कानून कायदे से करना, वो अपराध नहीं है। तीसरी बात यह कि राहुल गांधी जी वो बात बता रहे हैं जो मोदी जी ने कहा था कि 10 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा,
डॉलर का मैं आने के बाद में 3 रुपए में डॉलर का भाव कर दूंगा, महंगाई खत्म कर दूंगा। मैं जैसे ही प्राइम मिनिस्टर की शपथ लूंगा, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, एक्साइज सब हटा दूंगा। तो आज जीएसटी के माध्यम से, जब कांग्रेस जीएसटी ला रही थी 5% से लेके 12% तक, आज ये जीएसटी ला रहे हैं 5% से 28% तक, उसमें भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाहर रखा है। आज किसान रोड पे है, मजदूर रोड पे है, देश का मजदूर आत्महत्या कर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, देश में त्राही मची हुई है। आपकी गवर्नमेंट में चेलावत साहब बड़ा मसला है। चेलावत साहब बड़ा मसला है। मसला ये कि किसानों की आय दुगनी करने की बात आपकी सरकार कर रही है। आपकी सरकार किसानों की जो आय है उसको दुगना करना चाह रही है 2022 तक। ये कौन से केस में गुजरात में थे? ये सारी बात पूरी देश की जनता जानती है। चौधरी साहब एक बार चेलावत साहब से पूछ लेते हैं जी। क्योंकि मोदी साहब का कहना है, प्रधानमंत्री साहब का कहना है कि 2022 तक किसानों की जो आय है वो दुगनी कर दी जाएगी, लेकिन अगर टेन्योर की बात करें तो 2019 में मोदी साहब 2022 की बात नहीं करें। भारत की जनता ने इनको 2019 तक ही चुना है। जी, मैं उसी सवाल पर आ रहा हूं। 2019 तक का ही टेन्योर है चेलावत साहब। तो 2022 तक की जो योजना प्रधानमंत्री जी लेके आ रहे हैं, क्या लगता है ये? विदेश मंत्री वो कह रही है कि 70 साल में भारत में सब कुछ हुआ, IIM आया, IITI, परमाणु शक्ति का परमाणु संयंत्र लग रहे हैं। तो सारा जो A से Z तक सुषमा स्वराज जी ने गिनाया, विदेश में स्वीकार किया कि कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में बयान नहीं दे रही थी। वो उनकी मजबूरी थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुषमा जी विदेश मंत्री के तौर पर वहां पर थी, बीजेपी की प्रवक्ता नहीं थी। फिर यह बात बिल्कुल ठीक है। इस बात से कोई भी ये कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस ने काम नहीं किया है, बीजेपी ने काम नहीं किया। सभी सरकार, जो सरकार आती है देश में काम करने के लिए आती है, देश में काम किया है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे देवेगौड़ा की सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, और चाहे बीजेपी की अब की सरकार रही हो, सभी ने काम किया है। तो ये सारे काम में पहल होकर चुनावी भाषण को जुमला बता के चलिए इस टाइप का शासन चौधरी साहब एक बार चेलावत साहब से एक बार जवाब लेते हैं। चेलावत साहब, क्या लगता है जिस तरीके की स्थितियां बनी हैं और किसानों को लेकर सरकार जो है आपकी वो कह रही है 2022 तक उनकी जो आय है वो दुगनी कर दी जाएगी, टेन्योर 2019 तक का ही मोदी साहब के बाद है पास है, और उसके बाद क्या कुछ होगा चुनाव में, किस तरीके की गणित बैठेगी, ये तो आगे की चीजें हैं। लेकिन कहीं न कहीं किसानों के लिए अगर इतनी गंभीर है सरकार, तो आखिर डुअल पॉलिसी क्यों है? यूपी में कर्जा माफ कर दिया जाता है, महाराष्ट्र में राहत दे दी जाती है। बिल्कुल बात अगर दूसरे तमिलनाडु के किसानों की करें, राजस्थान के किसानों की करें, वहां ड्यूअल पॉलिसी क्यों? आप किसान, क्योंकि किसान जो है वो हमारी जो अर्थव्यवस्था उसकी रीढ़ की हड्डी है। अगर स्ट्रेंथन नहीं होगा तो हम कैसे मानेंगे कि हमारी जीडीपी जो है वो ठीक तरीके से सही आंकड़ों पर आ पाएगी? स्वामीनाथन आयोग की अन्य जो सिफारिशें हैं उनके ऊपर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है जी। हमारी केंद्र की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो जी, हमारा मकसद किसानों को केवल कर्जा माफी तक सीमित रखना नहीं है जी। हमें किसानों को कर्जा नहीं लेना पड़े, हमें उस स्थिति तक किसान को ले जाना है। हम नहीं चाहते हैं कि किसान कर्जा ले, और किसान, इसीलिए मोदी जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये बात कह रहे हैं कि हम किसानों का आय इस स्थिति तक लाना चाहते हैं, किसानों की आय दुगना करना चाहते हैं, ताकि किसान को किसी भी प्रकार का कर्जा लेना ही ना पड़े। जब किसान कर्जदार नहीं रहेगा, कर्जा मुक्त किसान रहेगा, तभी उन्नत भारत का किसान कहलाएगा। तो क्या कुछ पॉलिसीज है चेलावत साहब, क्या पॉलिसीज, उसके लिए क्या कुछ रोड मैप, यही तो हम जानना चाह रहे हैं। किसानों का कल्याण केवल भारतीय जनता पार्टी और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही कर सकती है। चेलावत साहब, वो क्या कुछ रोड मैप है जिससे किसान का जो है वो आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी? वो क्या कुछ रोड मैप है? वो तो आपको बताना पड़ेगा ना कि किस तरीके से, क्योंकि वो चीजें क्लियरफिकेशन नहीं हो पा रही, क्लियरफाई नहीं हो पा रही। रूप से इसमें मेरी बात सुनो, मैं क्यों नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं। स्वामीनाथन आयोग में
जिस प्रकार किसान की उपज और उपज के खर्चा और खर्चे के ऊपर जो उनका जो मुनाफा जोड़कर उसको अपने कृषि की जिन्सों को का दर तय करने की जो बात है, सरकार उसके ऊपर काम कर रही है। सरकार पहले तो ये चाहती है कि किसान को ट्रेडिशनल कृषि से अलग हटके उनको उन्नत कृषक बनाए, नई नई टेक्नोलॉजी केंद्र में 3 साल निकल गए, राज्य में 4 साल निकल गए साहब, किसानों की स्थिति जो है वो सुधरती हुई नजर नहीं है। छंगानी साहब आपकी तरफ आना चाहूंगा। उसको वाजिब मूल्य मिल जाए। जी छंगानी साहब, क्या लगता है जिस तरीके से चलावत साहब कह रहे हैं कि हम किसानों को इस तरीके से स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति इस तरीके की लाना चाहते हैं, बड़ा अच्छा एक सुझाव उनकी तरफ से, और वो चाहते हैं कि किसानों को कर्जा ही नहीं लेना पड़े, ऐसा कुछ हो जाए। वो क्या कुछ रोड मैप है वो अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन ये चीज तो ठीक है। लेकिन क्या लगता है आपको, क्या ये इंप्लीमेंट हो पा रही है? अभी तक जो सरकार ने काम किया उससे ये सब कुछ इंगित हो पा रहा है? देखिए, नारा लगाना तो दूसरी बात है, इस प्रकार से स्लोगन लगा दो कि हम उनको क्या करना चाहते हैं। जी 2022 की बात क्यों करते हैं? जी 2022 की बात इसलिए करते हैं कि ये दोबारा एक बार हमको चुनने का मौका दो, हमारी सारी गलतियां माफ कर दो और हमको एक बार और मौका दो वापस सत्ता में जाने के लिए। एक बहुत ही ये सोची समझी और चालबाज पूर्ण ये नारा उन्होंने दिया है। जी मैं ये कहना चाहता हूं कि किसानों की जो वास्तविक समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने के लिए न तो कांग्रेस ने कोई मूल रूप से काम किया, न ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उनकी समस्या क्रय मूल्य को निर्धारित करके और सरकार के द्वारा खरीदी करने की बात है। सरकार जब फसल आ जाती है उसके 3 महीने बाद में तो उनके मूल्य निर्धारित करती है और उसके बाद में सेंटर बाद में खोलती है। जब तक जो बनिया होता है बीच के अंदर में वो सारे माल खरीद करके और आधी पौनी कीमत में लेके चला जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या उनका जब फसल पक कर के आती है और जब उसको अपना कर्ज चुकाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, उस वक्त में सरकार क्यों नहीं खरीदने के लिए आती? खाली गेहूं की और सरसों की बात हम नहीं करते, खाली चावल की बात नहीं करते। कोटा के अंदर में तो आपके लहसुन बेचने वाला आदमी भी आत्महत्या कर रहा है, टमाटर बेचने वाला भी कर रहा है, जो कैश क्रॉप है उनको भी खरीदने की बात होनी चाहिए। कारण कि जब आप डाइवर्सन कर सकते हैं क्रॉप्स के अंदर में, तो उस वक्त में उन तमाम चीजों को जहां आप किसान को दूसरी चीज ले जा रहे हैं उनको खरीदने की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके बाद दूसरी बात यह है कि किसानों के लिए बिचौलिए जो है उन तमाम बिचौलियों को खत्म किए जाने की जरूरत है। जब तक उन बिचौलियों को खत्म नहीं किया जाएगा किसान को ऋण से मुक्ति नहीं मिलेगी। और तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, किसान के लिए जो सामाजिक उत्तरदायित्व हैं उन तमाम सामाजिक उत्तरदायित्व जैसे बेटी की शादी है, बेटे की पढ़ाई है और घर का मकान बनाना है, इन तमाम मुद्दों के ऊपर में जब सरकार को सहयोग नहीं मिलेगा तब तक खाली कृषि के ऊपर में जिंदा नहीं रह सकता किसान। किसान अगर आप ये सोचो कि जो मैं फसल पैदा करता हूं उससे अपनी बेटी की शादी भी कर लूंगा, बेटे की पढ़ाई भी करवा लूंगा और समाज के सारे उत्तरदायित्व पूरा करता हूं, तो सरकार को कुछ ऐसे भी कदम उठाने पड़ेंगे जिससे कि वो अपने सारे सामाजिक दायित्वों को पूरा कर सके। इसलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी किसान सभाओं के मार्फत की है मांग कि किसान को 60 साल की उम्र के बाद में पेंशन मिलनी चाहिए। जिस तरीके से 60 साल के बाद में कर्मचारी को घर में बैठ करके पेंशन मिलती है, तो इसलिए अगर ये पेंशन की स्कीम जिस तरीके से नरेगा चालू करते टाइम उसका विरोध हुआ था और बहुत जोर शोर से हुआ था और उसके अंदर में वैज्ञानिकों ने और अर्थशास्त्रियों ने विरोध किया था। आज जब हम किसानों के लिए पेंशन की बात करते हैं तो बहुत सारे अर्थशास्त्री इसका विरोध करते हैं, पर लॉन्ग रन में जाकर के इसका जो फायदा होगा इसको आज विजुअलाइज नहीं कर रहे हैं, इसको नहीं कर रहे हैं। तो किसानों के प्रति जो उनकी नीति है उस नीति के अंदर में आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। दूसरा सिंचाई और बिजली, ये जो 2 मुख्य मुद्दे हैं किसान के लिए जुड़े हुए, उन 2 मुद्दों के ऊपर में जब तक कोई पूरी व्यवस्था नहीं होती किसान ऋण मुक्त नहीं हो सकता। गंगानगर के अंदर में सिंचाई की समस्या है, बाकी जो सूखे प्रदेश है, सूखे इलाके हैं, वहां पर जब तक चलावत साहब से इसका प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन एक बार महेश जी आपकी तरफ आना चाहूंगा। महेश जी, क्या लगता है जिस तरीके से छंगानी साहब ने कहा कि एक आमूलचूल परिवर्तन, लेकिन कहीं इस तरीके की अगर कवायद करते हैं तो सरकार को समय तो देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीजें हैं जो भी योजना सरकार लेके आती है तो उसका इंपैक्ट जो है लॉन्ग
टर्म में आता है, एक समय बाद देखने को मिलता है। तो जिस तरीके की स्थितियां फिलहाल बनी हुई है, तो कुछ समय क्या लगता है आपको और देना चाहिए? और जिस तरीके से सरकार ने कहा कि 2022 तक का जो एजेंडा लेके चल रही है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी और 2018 तक जो है सारे गांवों में बिजली तक पहुंचा दी जाएगी, इस तरीके की स्थितियां जो सरकार लेके गई है, तो कहीं कहीं लगता है आपको कि सरकार को थोड़ा समय और देने की जरूरत है? वैसे 2019 तक का ही सरकार के पास समय है, लेकिन क्या इन समय के अंदर क्या सरकार को आंकना ठीक है? देखिए, इसमें बहुत कुछ वैश्विक दृष्टि से देखना पड़ेगा। इस समय पूरे मतलब क्या कहते हैं विश्व में आर्थिक मंदी का दौर चल रहा है और साथ साथ ही जो है जो घटक जो हैं ये मंदी के और इनके उतार चढ़ाव के जो है स्थितियां, वो अभी जैसे उत्तर कोरिया वाला और अमेरिका के बीच में द्वंद्व वाला मामला जो चल रहा है उससे भी प्रभावित हो रहा है मामला। और इसके अलावा जो आर्थिक मंदी का, इससे पहले आर्थिक मंदी का था, लेकिन ये पिछली सरकार की जो नीतियां रही है उससे मतलब क्या कहते हैं हम अभी तक संबल मिला हुआ था। लेकिन बीच में जैसे ही मतलब क्या कहते हैं नोटबंदी का दौर आया और नोटबंदी के दौर के बाद से जहां किसान मतलब क्या प्रभावित हुआ, मजदूर प्रभावित हुआ और आम मध्यम वर्ग जो प्रभावित हुआ, वो निश्चित रूप से इसका जो मतलब प्रभाव जो आया है वो आपको ये जीडीपी में मालूम पड़ा है कि विकास दर हमारी नीचे डाउन हुई है। अब ये कहा जा रहा है कि इसका इम्पैक्ट कब तक आएगा वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल जो है अभी जैसे चुनाव में मौजूदा स्थितियां बहुत मतलब प्ले करती हैं, चाहे पेट्रोल के दाम है। अब पेट्रोल के दाम की भी स्थिति अगर आप ये देख लीजिए कि विश्व में मतलब क्या कहते हैं कच्चे तेल के मूल्य घट रहे हैं और हमारे यहाँ बढ़ रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आम व्यक्ति को तो क्या फायदा हुआ। सरकार अपने राजस्व की चिंता कर रही है, लेकिन वो आम जनता की उसको चिंता, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोग को अगर कोई महत्व नहीं देता है और तंत्र पर अगर वो कंसंट्रेट हो जाता है तो किस तरह से वो सक्सेसफुल होगा, इस बात पर गौर करना चाहिए। चाहे ये मौजूदा जो मतलब क्या कहते हैं जो शासन है वो इस तरह का मतलब क्या कहते हैं इस बारे में नहीं सोच रहा है, वो ये और भी हो सकता है बेहतर इसके परिणाम आए, लेकिन फिलहाल जो वर्तमान में जब जो जहां चुनाव आ रहे हैं वहां इन चीजों को आम व्यक्ति लेने की कोशिश करेगा। क्या मेरी महंगाई कम हुई है, क्या मेरी मतलब क्या कहते हैं पेट्रोल के दाम कम हुए हैं? आज पेट्रोल के दाम और महंगाई सब सोनी दामन का साथ है। अब आप ये बताइए कि जब आपका प्रोडक्शन कॉस्ट जो आपके औद्योगिक विकास दर घट रही है, कृषि उत्पादन मतलब क्या कहते हैं उसमें कमी आई है, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए और जो भी घटनाएं हो रही है दलित, अब आप ले दे करके चुनाव को सामाजिक और ये जातीय समीकरणों और इनके आधार पर कोई जीतना चाहे तो वो जीत सकता है, और यह होता आया है इस देश में और अभी तक का यही एक लिया है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि हम सरकार के ऊपर, सत्ता पक्ष के ऊपर तो सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। क्या लगता है कि विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेरना चाहिए, सरकार की आलोचना को लेकर सामने आना चाहिए, उन नीतियों के सामने आना चाहिए, उन नीतियों को कि वो किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है, उन नीतियों के साथ वो आना चाहिए, क्या लगता है विपक्ष जो है क्या वो अपनी भूमिका सही तरीके से निभा पा रहा है? ये भी एक बड़ा सवाल है का सवाल। तो इसमें कोई दोहरा ही नहीं है कि अभी तक का जो मूवमेंट रहा है किसी भी रूप में, जो सिर्फ सिवाय मतलब सत्ता में पहुंचने के लिए महागठबंधन के लिए तो खड़े हुए हैं साथ, लेकिन महागठबंधन भी एक छितराया हुआ सा, टूटता हुआ बन रहा है, वापस बन रहा है। अभी तक कोई स्पष्ट मतलब क्या कहते हैं महागठबंधन नहीं है। उनका ये है कि पहले जो कांग्रेस और गैर कांग्रेस सरकार की बात होती थी, वो आज भाजपा और गैर भाजपा की सरकार की बातें हो रही है, और इसलिए ही मतलब क्या कहते हैं क्योंकि सत्ता में पहुंचने के लिए सभी दल एक विपक्ष में जो जिनको सत्ता से दूर है वो एक इकट्ठे होना चाहिए, होना ये नहीं चाहिए। सवाल यह है कि हम जनता लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यह है कि हमारे को जनता की सेवा करना चाहिए, चाहे सत्ता में बैठे हो तब करें, चाहे सत्ता से बाहर हो। बिल्कुल, लोकतंत्र की खूबसूरती भी इसी में है। छंगानी साहब कुछ कहना चाह रहे थे। छंगानी साहब, समय कम है। छंगानी साहब, हाल ही में मतलब जो नर्मदा बांध का जिस तरह से ये सरदार सरोवर बांध का जो उद्घाटन हुआ, वो एक दिखाने की कोशिश की है, लेकिन इसकी नींव कब रखी गई, किन परिस्थितियों में क्या दिया गया, ये भी जनता इसको भी सोचती है। आज की जनता ऐसे नहीं है कि जो मतलब क्या कहते हैं ना एक
किसी छलावे में या फूंक में आ जाती हो, लेकिन ये जरूर है कि वो समझदार मतदाता मतलब इन चीजों का विश्लेषण करता है कि आखिर ये जिस तरह के प्रोजेक्ट और जिस तरह से बाढ़ के जो हुए हैं गुजरात में, जो हालात बने हैं उसमें भी बहुत प्ले करेगा ये सारी जो चीजें हैं। तो ये केवल चलो तो इंतजार हमें उसका करना पड़ेगा, चुनाव का इंतजार करना पड़ेगा कि जनता किस तरीके से इन सारी चीजों को लेती है इस चीज के लिए। छंगानी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, चुनाव के अंदर में जाने के लिए अगर कुछ उदारपूर्वक नीतियों को अपनाने की कोशिश करेंगे तो उनकी जो फाइनेंशियल पॉलिसीज अब तक की है वो फेल हो जाएंगी जी। अगर आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाने के लिए जेटली साहब जो कोशिश करना चाहते हैं जी, उनको अगर आगे बढ़ाना है तो चुनाव में फेल होना पड़ेगा। और चुनाव की दृष्टि से अगर कोई रियायतें देने की बात करेंगे तो ये दोनों में आपस के अंदर में जो विरोधाभास है इसको समझने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो अब तक किया वो नीतियों के लिए नहीं किया, सत्ता के लिए किया है। ये पिछले चुनाव के अंदर में बिल्कुल साफ नजर आ गया, चाहे वो गोवा के अंदर में जबरदस्ती सत्ता पे कैसे छीना जाए, चाहे अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जैसे किस तरह से सत्ता प्राप्त कर ली जाए, और मणिपुर में किस तरह से जबरदस्ती सत्ता छीन ली जाए। जिस तरह से कांग्रेस पहले सत्ता के लिए हर तरह से जोड़ तोड़ करके और बैठ जाए साहब, लेकिन राजनीतिक दलों का जो मेन मकसद होता है वो सत्ता पाना ही होता है, सत्ता में आना ही होता है, यही मेन मकसद होता है। और इसीलिए राजनीतिक दल है, यही उनकी नियति अगर कहें तो वो उनके साथ जुड़ी हुई है। आदर्श की बात नहीं कहनी चाहिए जी। कांग्रेस को जो नीचा बताने की बात और अब तक की नीतियों के अंदर में जो उनको बुरा बताने की बात है उस बात के अंदर और अपने आचरण के अंदर में समय कम है। छंगानी साहब, मैं एक बार चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात भी सुन लेते हैं। चौधरी साहब जी। चौधरी साहब, मैं कहना चाहूंगा साहब कि जब चुना गया 19 तक तो 22 की बात होना ही गलत बात है एक जी। और जिसके फटी ने बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। भारतीय जनता पार्टी 2 लाख करोड़ का एमपीए खत्म करने को तैयार है, पूंजीपतियों का कर्जा माफ करने को तैयार है जी, किसानों का 1 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ करने को तैयार नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं चेलावत जी कि कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे किसान का टमाटर बाजार में आता है 2 रुपए किलो बिकता है, और आपके उन पूंजीपतियों द्वारा इंपोर्ट किया हुआ टमाटर 100 रुपए किलो बिकता है। आपको शर्म आनी चाहिए कि आप किसान की उस बात को बात कर रहे हैं, उसके लगी हुई पे नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। उसको आज आपने कहा था, आज के समर्थन मूल्य का। चलिए चेलावत साहब से एक बार प्रतिक्रिया लेते हैं, समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। चेलावत साहब, किसान के इतने बड़े हितैषी थे तो किसान की बात चेलावत साहब उनका समर्थन मूल्य समय कम है, आपकी एक लास्ट प्रतिक्रिया। किसान को बोनस देने का काम करते, किसान को कर्ज माफ करने का बात करते, किसान को सहयोग करने का बात करते, किसान को सस्ती बिजली देने का। साहब एक बार चेलावत साहब की लास्ट प्रतिक्रिया ले ले, समय बहुत कम है, समय कम है। चेलावत साहब क्या कहेंगे? घेर के संगठित मजदूर चुनावी मोड में है बीजेपी, डैमेज कंट्रोल कर रही है या वाकई कुछ किसानों की, युवाओं की वाकई समस्या को लेकर कुछ नीति निर्धारण करने की कोशिश में है? स्थिति ऐसी भयानक स्थिति इससे पहले कभी नहीं आई। चलिए, तो कुल मिला के जिस तरीके की स्थितियां हैं देखा जाए तो चुनावी मोड में सारी पार्टियां नजर आ रही है। चुनाव का वक्त भी है और अब गुजरात के बाद लगातार चुनाव हैं, उसके अंदर एमपी के साथ साथ राजस्थान के भी चुनाव होने हैं, हिमाचल के भी चुनाव होने हैं। तो कहीं चुनाव के अफेयर में चुनावी पार्टियां जो हैं वो चुनाव की रणनीति में ज्यादा जुटी हुई है और अब ऐसे में केंद्र सरकार का जो फोकस है वो भी चुनाव को लेकर ही है। और इस चुनाव की रणनीति के चक्कर में कई बार स्थितियां इस तरीके की हैं जो योजना आम इंसान तक पहुंचनी चाहिए, उस लाभार्थी तक पहुंचनी चाहिए जिसको लाभ की जरूरत है, जिन योजनाएं जिनके लिए बनाई गई उन तक वो पहुंच पाए, इसकी कोशिश सरकार की होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की स्थितियां बन रही है, चुनावी तौर पर देखा जा रहा है, हर योजना को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और इसके कारण कई अहम मुद्दे जो हैं वो गौण हो चले। तो इसको भी समझना होगा, सत्ता पाना ही केवल एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जन जागृति भी होनी चाहिए, जन कल्याण भी होना चाहिए। और लोकतंत्र की खूबसूरती इसी बात में है कि विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए और सत्ता पक्ष जो है वो भी मजबूत होना चाहिए। तो फिलहाल
खास खबर में इतना ही। हमारे साथ बीजेपी से चिलावत साहब जुड़े, कांग्रेस से सुरेश चौधरी साहब जुड़े, कम्युनिस्ट पार्टी से डीके छंगानी साहब जुड़े और वरिष्ठ पत्रकार महेश शर्मा जी जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में सहयोग करने के लिए। फिलहाल खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जन टीवी। नमस्कार।